हेलो गाइस, तो आप देख रहे हैं स्टडी एंड सुमित। वेलकम टू आवर चैनल। तो आज हम पढ़ने वाले हैं राजनीतिक विज्ञान का पाठ 2 संघवाद। ठीक है, तो संघवाद को इंग्लिश में फेडरलिज्म भी कहते हैं। तो फिर बेसिकली हम इस चैप्टर में पढ़ने वाले हैं कि किसी भी देश में किस प्रकार की संघीय व्यवस्था यानी शासन व्यवस्था अपनाई जाती है। ठीक है, तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। लेट्स गेट स्टार्टेड। तो गाइस, सबसे पहले हमें इस चैप्टर को समझने के लिए जाना होगा हमारे फर्स्ट चैप्टर यानी कि सत्ता की साझेदारी पे। ठीक है, तो सत्ता की साझेदारी चैप्टर में था क्या? उसमें ये था कि हमें 2 देशों की कहानी दे रखी थी, बेल्जियम और श्रीलंका। तो वहाँ क्या हुआ था, जो श्रीलंका था वहाँ पे जो बहुसंख्य लोग थे यानी कि जो हमारे सिन्हली लोग थे। ठीक है, सिन्हली लोग ना वहाँ पे अपनी एकात्मक शासन प्रणाली अपनाना चाहते थे। वो लोग अपने वो जो बहुसंख्य थे बहुसंख्यवाद अपनाना चाहते थे, एक एकात्मक शैली अपनाना चाहते थे। ठीक है, लेकिन वहीं बेल्जियम वाले लोग जो थे उन लोगों ने क्या किया कि ना वहाँ पे उन लोगों ने सत्ता का बंटवारा किया, सत्ता को अलग अलग स्तर पे बांटा। तो और इस तरह से वहाँ पे जो श्रीलंका में था वहाँ गृह युद्ध हो गया इस चीज़ को लेके। लेकिन उन लोगों ने, बेल्जियम वालों ने समझदारी दिखाई और उनने अपना भाई सत्ता का बंटवारा किया। और सबसे बड़ी बस इसी से हमें पता चलता है सत्ता संघवाद क्या होता है। संघवाद होता है जब सत्ता को अलग अलग स्तरों पर बांट दिया जाए, उसे ही संघवाद कहते हैं। ठीक है गाइस, तो अब यहाँ पे हमारी बुक में हमें दे रखे हैं यहाँ पे कि वो शासन प्रणाली के 2 रूप। तो सबसे पहले हम उनके बारे में पढ़ेंगे। तो कौन कौन से होते हैं आइए देखते हैं, चलिए। ठीक है, तो यहाँ पे हमारे 2 रूप होते हैं। पहला जो हमारा रूप होता है वो होता है संघीय शासन व्यवस्था यानी कि इसे संघानात्मक भी कहते हैं, और एक होता है एकात्मक। इसके बारे में मैंने अभी थोड़े पहले भी बात की थी, श्रीलंका वालों ने इसे अपनाया था एकात्मक को। ठीक है, तो संघनात्मक और एकात्मक, तो चलिए देखते हैं इसमें होता क्या है डिफरेंस। ठीक है, तो देखते हैं इसमें डिफरेंस क्या होता है। तो संघीय व्यवस्था में देखें 2 या 2 से अधिक स्तर की सरकार होती है। ठीक है, और एकात्मक व्यवस्था में शासन का एक ही स्तर होता है, बाकी इकाइयाँ इसके अधीन होकर काम करती हैं। ठीक है, और केंद्रीय राज्य सरकारें आदेश केंद्रीय सरकार राज्य सरकार को आदेश नहीं दे सकती। ठीक है, यानी केंद्र सरकार जो है वो राज्य सरकार को आदेश नहीं दे सकती, लेकिन इसमें क्या है, इसके अधीन होकर काम करते हैं। ठीक है, यहाँ पे राज्य सरकारों के पास अपनी शक्ति होती है और वह केंद्र के जवाबदेह नहीं होते, दोनों ही जनता को जवाबदेह होते हैं। यानी कि ना जो राज्य सरकार और केंद्र सरकार है वो एक दूसरे को जवाबदेह नहीं होती, वो जनता को जवाबदेह होते हैं। लेकिन यहाँ पे क्या होता है एकात्मक में होता है केंद्र सरकार ना जो होते हैं वो राज्य सरकार या प्रांतीय सरकारों को आदेश दे सकती हैं, और ना केंद्र सरकार ना जवाबदेह भी होती है। ठीक है, राज्य सरकार केंद्र सरकार को जवाबदेह भी होती है। ठीक है, अब संघीय शासन व्यवस्था के जो हमारे उदाहरण है वो है भारत, कनाडा, जर्मनी। और एकात्मक शासन व्यवस्था के जो हमारे उदाहरण है वो है फ्रांस, चीन और जापान। ठीक है, तो सबसे पहले इसे समझते हैं हुआ क्या। यहाँ पे संघीय व्यवस्था में ना जो है वो 2 या 2 से अधिक स्तर की सरकारें हैं, और यहाँ पे जो केंद्र सरकार और राज्य सरकार है वो एक दूसरे के प्रति जवाबदेह नहीं होती, वो एक दूसरे को आदेश नहीं दे सकते। ठीक है, और यहाँ पे ना और यहाँ एकात्मक में क्या होता है, यहाँ पे ना शासन का एक ही स्तर होता है। ठीक है, और बाकी ना उसके अधीन काम करते हैं। ठीक है, ओके गाइज, अब हमारा ये है टॉपिक नंबर 2 यानी कि संघीय व्यवस्था की विशेषताएं। तो सबसे पहले विशेषता है जो कि सबसे इजी है पढ़ने में यानी और समझने में, 2 सरकारों यानी कि यहाँ पे सॉरी गाइज, यहाँ सरकारों 2 या 2 से अधिक स्तर वाली होती है, यानी कि 2 या 2 से अधिक स्तर वाली, यानी कि यहाँ पे होती है जैसे कि ऊर्ध्व वितरण है। ये मतलब ऊर्ध्व वितरण जो होता है ना, पहले केंद्र फिर राज्य फिर स्थानीय सरकार, वो वाला है। ठीक है, तो अब दूसरे पॉइंट आ गया संघवाद, वो होता ही वही है। ठीक है, संघवाद का मतलब भी वही है। तो दूसरा पॉइंट हमारा आ गया है, बोले अलग अलग स्तर की सरकार एक ही नागरिक समूह पर प्रशासन करती है, और कानून बनाने, कर वसूलने और प्रशासन करने का उनका अपना अलग अलग अधिकार क्षेत्र होता है। यानी कि वो एक ही जनता पे राज करती है। कैसे करती है वो अब आप समझो
कि देखो पहले एक केंद्र की सरकार होती है, वो पूरे केंद्र पे राज करती है, राइट। और जो एक राज्य की सरकार होती है वो राज्य पे राज करती है। तो वो राज्य की सरकार भी उसी राज्य में, यानी दिल्ली ले लो, दिल्ली है, दिल्ली में वो हमारे अरविंद केजरीवाल जी अभी हमारे यहाँ के हैं, तो फिर वो अभी यहाँ पे उनका शासन चल रहा है। लेकिन जो हमारे नरेंद्र मोदी जी हैं वो भी तो दिल्ली पे शासन कर रहे हैं, क्योंकि वो पूरे केंद्र पे कर रहे हैं, ठीक है। तो फिर इस हिसाब से यहाँ पे वो दोनों एक साथ, केंद्र और राज्य, एक ही जगह पे शासन कर रहे हैं, ठीक है। और जो अब हमारा तीसरा पॉइंट आ गया, जो हमारा तीसरा पॉइंट है वह विभिन्न स्तरों की सरकारों के अधिकार क्षेत्र संविधान में स्पष्ट रूप से वर्णित होते हैं। इसलिए संविधान सरकार के हर स्तर के अस्तित्व और प्राधिकार की गारंटी और सुरक्षा देता है। यानी कि विभिन्न स्तरों की सरकारों के अधिकार क्षेत्र संविधान में स्पष्ट रूप से लिखे हुए हैं। वो लिखे हुए हैं कि कौन से सरकार कहाँ पे कहाँ से कर लेगी, कहाँ से उनका वो अधिकार क्षेत्र है, क्या क्या, वो सब लिखा हुआ है संविधान में, ठीक है। तो अब चौथा पॉइंट जो आ गया हमारा, संविधान के मौलिक प्रावधान किसी भी अकेले से नहीं होगा, उसे केंद्र सरकार और राज्य सरकार दोनों की सहमति से ही हो सकता है, ठीक है। तो ये एक बहुत अच्छा पॉइंट है कि केंद्र सरकार और राज्य सरकार जब दोनों की सहमति होगी तभी कोई मौलिक प्रावधान में बदलाव हो सकता है, ठीक है। अब पांचवा आ गया, सर्वोच्च न्यायालय को संविधान के विभिन्न स्तरों की सरकारों के अधिकारों की व्याख्या करने का अधिकार। यानी कि सर्वोच्च न्यायालय जो होते हैं उनको अधिकार होता है कि जो हमारी सरकार संविधान के विभिन्न अलग अलग अधिकार हैं उन पे व्याख्या करने की, जैसे कि केंद्र सरकार के कौन से अधिकार क्षेत्र हैं और राज्य सरकार के कौन से अधिकार क्षेत्र हैं। अगर इसमें उन दोनों में कुछ वाद विवाद होता है तो इसमें आखिरी निर्णय जो होगा, मेन निर्णय, वो होगा सर्वोच्च न्यायालय का। किसका होगा? सर्वोच्च न्यायालय का, वो निर्णायक होगा, ठीक है। तो अब हम इससे आगे के पॉइंट्स पढ़ेंगे, तो चलिए आगे के पॉइंट्स पढ़ते हैं। ओके गाइस, तो अब आ गया है हमारा छठा और सातवां टॉपिक पॉइंट्स, जो कि हैं छठा जो है, वित्तीय व्यवस्था निश्चित करने के लिए विभिन्न स्तरों की सरकारों के लिए राजस्व के अलग अलग सूत्र निर्धारित हैं। यानी कि कहाँ पे से उन्हें वित्तीय स्वायत्तता यानी पैसे कहाँ से मिलेंगे, केंद्र सरकार और राज्य सरकार को कहाँ से उन्हें कर मिलेगा, किस जगह से लेना है, वो पहले से निर्धारित है, ठीक है। तो वो उसे बदल नहीं सकते, ठीक है। और सबसे इम्पॉर्टेंट और ज़रूरी पॉइंट, जो सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, वो है 7th पॉइंट, यानी कि देश की एकता की सुरक्षा, इसके साथ ही क्षेत्रीय विविधताओं का पूरा सम्मान करना। ये सबसे इम्पोर्टेंट पॉइंट है गाइस। मतलब कि किसी भी अगर कोई शासन कर रहा है तो किसी भी देश की एकता को भंग नहीं करना, उसकी सुरक्षा करनी है और विविधताओं का सम्मान करना है। यानी कि हमें ये नहीं करना कि ये वाली भाषा हमारी ये है, ये मतलब हमें सबको एक समान मानना है। हमें उन विविधताओं उनमें फूट नहीं पड़नी चाहिए, ठीक है। तो हमें उन्हें एक समान लेके चलना है, ठीक है गाइस। और सबसे अच्छा जो कामकाज होगा वो विभिन्न स्तरों की सरकारों के बीच सत्ता के बंटवारे के नियम पर सहमति होनी चाहिए और इनका एक दूसरे के ऊपर भरोसा होना चाहिए, तभी एक अच्छा अधिकार क्षेत्रों को मांगेंगे, मतलब एक अच्छा शासन चलेगा, तभी ये एक आदर्श संघीय व्यवस्था कहलाएगा, ठीक है। ये दोनों पक्ष होते हैं आपसी भरोसा और साथ में रहना पर सहमत होने चाहिए, ठीक है गाइस। तो फिर हमारी दूसरे टॉपिक भी यहीं ख़त्म होता है। तो ओके गाइस, अब आ गया हमारा थर्ड टॉपिक, यानी संघवाद के प्रकार। तो हम अब पढ़ने वाले संघवाद के कितने प्रकार होते हैं। तो संघवाद के होते हैं 2 प्रकार। एक होता है संघ साथ में आकर संघ बनाना, यानी कि जो बड़े देश हैं वो साथ में आकर एक बड़ी इकाई का निर्माण करेंगे। यानी दो या दो से अधिक देश आकर, 2 या 2 से अधिक स्वतंत्र देश आकर एक बड़ी इकाई का निर्माण करते हैं। और सभी जो
ना वहाँ पे वो जो इकाइयाँ आई हैं, यानी जो दूसरे देश आके एक साथ मिले, सबकी शक्तियाँ समान होंगी, केंद्र की शक्ति कम होगी। ठीक है, जैसे इसमें का ऑप्शन हमें दे रखा है उदाहरण, जैसे ऑस्ट्रेलिया और यूएसए। यूएसए में क्या है, यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका, यानी अमेरिका की यूनाइटेड स्टेट्स। ठीक है, उसका मतलब ये है कि वो यूनाइटेड है, वो जुड़ चुके हैं। ठीक है, तो ये होता है हमारा साथ आकर संघ बनना। ठीक है, अब होता है यहाँ पे हमारा दूसरा जो है साथ लेकर संघ बनाना। इसका क्या मतलब हुआ भाई? तो इसका ये मतलब है दोस्तों कि एक बड़ा देश अपने आंतरिक व्यवस्थाओं को ध्यान में रखते हुए, आंतरिक विविधताओं को ध्यान में रखते हुए एक अंदर उनको ना छोटे छोटे पार्ट में राज्य बना का गठन कर देता है। और यहाँ पे केंद्र की शक्ति ज़्यादा होती है, राज्यों की शक्ति कम होती है। ठीक है, और इसके उदाहरण है जैसे भारत और जापान। यहाँ पे भारत में आप जैसे जानते ही हैं कि केंद्र पे अभी मोदी जी हैं, और दिल्ली में मैं रहता हूँ तो दिल्ली में अभी केजरीवाल जी हैं। तो यहाँ पे केंद्र की शक्ति जो है वो राज्य से अधिक है ना, ये बात सबको पता है। ठीक है, तो इसी तरह से ये, और ये जो ये वाला है ये ऑस्ट्रेलिया यूएसए, यहाँ अलग इन जगहों पे अपनाया जाता है साथ आकर संघ बनाना। ठीक है, तो फिर ये हमारे 2 टाइप्स से। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कर देना। ये इस वीडियो का, इस चैप्टर का पार्ट 1 है, पार्ट 2 जल्दी आ जाएगा दोस्तों। तो फिर थैंक्स फॉर वॉचिंग, और वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करना, कमेंट करना, शेयर करना और सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलना। ओके, बाय बाय। और हाँ, इंस्टाग्राम पे मुझे फॉलो कर लो, और आप वहाँ पे अपना कोई भी डाउट मुझसे पूछ सकते हो। अगर वहाँ फॉलो नहीं किया है तो जल्दी कर लो, और आप यूट्यूब कमेंट करके भी मुझसे डाउट्स पूछ सकते हैं। ओके, बाय बाय।